ई की पावर cos x कर दो अगर होता हो तो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैंने बात बोली हुई है लेकिन कराई नहीं हुई। बोली हुई है, बोली भी नहीं हुई, कराई तो नहीं हुई, बोली हुई है। पूरी एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी में हमने इसके साथ की है, इससे घटिया क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। लेकिन अटकता है, मान लो एक बार ही नहीं सुनाओ, किसी का भी अटक जाता है, वो वाला मोमेंट है, वो देख लो, सारे स्कूलों में आएगा ये क्वेश्चन, एक बार ही देख लीजिए, हो रहा है ना आराम से आपसे। किस किस को पता है बात, बता दो, है कुछ भी नहीं। क्या कुछ एक बार ही बोला था ये वाली एक्सरसाइज कराते हुए ऐसा कुछ नहीं? सामने ध्यान दो, या एक मिनट और ट्राई कर लो, अभी तो लेट लतीफ आएंगे ना हमारे। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, भाई एक मिनट, ये साइन स्क्वायर कर लेना इनवर्स की जगह। साइन इनवर्स एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ई पावर कॉस एक्स। अब पहले वो बच्चे खड़े हो जो अपने आप से ऑनलाइन हो जाते हो बिना परमिशन लिए, जैसे कल हुए थे, विदाउट एनी परमिशन आप लोग ऑनलाइन हो जाते हो। ऑनलाइन की फैसिलिटी हम वैसे तो देते नहीं है, देते तब है जब कोई बहुत जेन्युइन रीजन। थोड़ी देर बाद बात करते हैं तो और भी आ जाएंगे, बार बार डांटने का क्या फायदा, एक ही बार ही डांट ले। तुम भी हो तो कह रहा है अच्छे से डांटना सामने देखो भैया, पेन मत चलाओ। ये आना सभी स्कूलों में 1 मार्कर 2 मार्कर, यूटी में तो देखो ऐसे आ ही जाता है, एमसीक्यू तो आने नहीं है यूटी में। जब एक फंक्शन को वो दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने को कहते हैं, एनसीईआरटी में सेम लैंग्वेज कहीं नहीं है। तो बच्चों को कहता है यार मैं y को x के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ, u को v के रिस्पेक्ट में कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर x को e की पावर cos x के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव कर कैसे सकता हूँ, जिसका अटकना है। बोला ऐसे ही है उसने, तो ये बात सोचते ही अटक जाता है कि इस इतनी बड़ी बात को इसके रिस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, पैरामीट्रिक फॉर्म है ये। आप साइन स्क्वायर एक्स को मान लो यू मान लो आप एक बारी, और e की पावर cos x को आप v मान लो, और एक बारी बताना इसको, इस फर्स्ट को इस सेकंड के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करना है, तो यानी u को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट को सेकंड के रिस्पेक्ट में, यानी u को v के रिस्पेक्ट में। अब बताओ किस किस को आता है। अब तो पैरामीट्रिक फॉर्म है एनसीईआरटी की, कुछ भी नहीं है। आप डी यू बाई डी एक्स निकाल लोगे, ठीक है, आप डीवी बाई डी एक्स निकाल लोगे, आप दोनों को उठा के डिवाइड कर दोगे, कहानी क्लियर है। टाई देखनी अच्छे से कैसे होती है। हाँ इधर रोज का नाटक मचा रखा, रोज लेट आएगा, इधर आ, क्या दिक्कत है? तो क्या छवा जल्दी बोल गया, फालतू में लग जाता। करो है करो, टू फाइव, फिर भी तो आप आ रहे हो ना। और कितना लेट हो, बहुत आधा घंटा भी लेट नहीं हो, कितने मिनट लेट हो, 4 मिनट तो सही किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते तो बोल फिर। रोज ही यही हालत है, ये थोड़ी 40 मिनट लेट आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ये ध्यान देना बच्चों, एक सेकंड, मतलब आना तो सारे स्कूलों में है, किसको किसके रिस्पेक्ट में कहा था, फर्स्ट को सेकंड के रिस्पेक्ट में, यानी u को v के रिस्पेक्ट में, यानी du बाई dv निकालना है, तो किसको किससे डिवाइड करना है वो भी देखोगे ना आप, ठीक है ना। u को v के रिस्पेक्ट में, तो du बाई dx को डिवाइड करोगे dv बाई dx,
थोड़ा सा कभी कभार चलता है, रोज रोज की आदतें गंदी कर ली तुमने है? और हमसे पाप कराने के चक्कर में हो कि बच्चों को मारो। हम तो कर भी देंगे जब बार बार आप परेशान करोगे तो। आगे जी कुछ भी नहीं था ना। तो मैं नॉर्मली एनसीईआरटी कराते हुए बात बोल देता हूँ, मेरे ख्याल से इस साल रह गई। एनसीईआरटी में था ही, ठीक है, वाई को यू के रिस्पेक्ट में पैरामेट्रिक फॉर्म, लेकिन पेपर में कभी नहीं पूछता ऐसे वो डी वाई और यू देके, यू और वी देके। वो ऐसे ही बोलता है पेपर में, इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, यू वी मान के यू को वी के रिस्पेक्ट में करना है, डी यू बाई डी वी निकालना है, नॉर्मल बात है। बड़े आगे आप कॉन्टिन्यूटी पे आ जाइए। कल भैया लास्ट 14 हुआ था, 15 पे आ जाओ। सामने देखो सारे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने का पॉइंट है, तो ये नहीं कह रहा डिसकंटिन्यूअस कहाँ है हमें बताना है। ठीक है, कोई भी गड़बड़ मत करना, पिटाई करो बहुत अच्छे से। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने वाला पॉइंट है कि कॉन्टिन्यूटी कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें बताना है। कितने केस बनेंगे बताओ? 5। पहले एक जीरो से छोटे पे केस 1 पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कहीं भी इक्वल मत लेना, ध्यान देना, 0 से 1 के बीच में, बीच की बात हो रही है, इक्वल नहीं लेना। ठीक है, 0 है और 0 से 1 के बीच में, 0 का मतलब ये होता है कि 0 से 1 के बीच में, ये 0 है ये 1 है, इसके बीच में ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में 0 है, 0 रहेगा। देखो इन सब पॉइंट की वाई पोजीशन 0 है, कॉन्टिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, एक से बड़े पे लीनियर है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, 3 केस खत्म, जो कल बैठे थे उन्हें अच्छे से क्लियर हो गई। चौथा, 0 पे नेचर चेंज है, वो चेक करोगे। 0 से जरा छोटे पे यहाँ 0 डालोगे, 0 आएगा। 0 से जरा बड़े पे 0 आएगा। 0 के इक्वल पे भी 0 आएगा। इक्वल तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस। LHL RHL F तीनों बराबर है। एक पे चेक कर लोगे, एक से छोटे पे 0 है, एक से बड़े पे एक डालोगे 1 है, सॉरी 1 इंटू 4 4 है। एक से छोटे पे 0 है, एक से बड़े पे 4 है, और खुद एक के इक्वल पे भी 0 है। LHL F of 1 इक्वल है, लेकिन RHL नॉट इक्वल है, यानी 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। पूरे 5 केसों में हमने बता दिया कहाँ कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है। जो कर सकते हैं वो अच्छे से करिए। किसी को दिक्कत हो 2 क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, जो कल नहीं था। ठीक है, लेकिन जो बार बार छुट्टी कर रहा है, मैं उसकी अच्छे से पिटाई कर दूंगा। ठीक है भैया, ऑनलाइन हो जा रहा है अपने मन से, पढ़ नहीं रहा है, छुट्टियां कर देता है, अच्छे से पिटाई कर दूंगा उसकी। ध्यान देना, कभी भी पिट सकता है और ज्यादा पिटेगा। जो टाइम से नहीं आता वो भी पिटेगा। तो थोड़ा सा ना आप सही हो जाओ। तुम अपना रिजल्ट खराब कर सकते हो, हमारा नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान से देखते रहो। एब्सेंट वाले देख लेना, लेकिन 2 क्वेश्चन देखोगे, लिखना आएगा जब कुछ कर पाओगे। और पिटाई के लिए तैयार बैठना, किसी भी वक्त पिटाई हो सकती है। 2-2 घंटे की क्लास कैसे छोड़ते हो समझ में नहीं आता। केस 1, जब x 0 से छोटा है, फॉर x 0 टू स्मॉलर देन 0, इस फंक्शन का मतलब 2x है। 2x पॉलिनोमियल है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कंप्लीट हो, वेरिएबल x की पावर कंप्लीट पॉजिटिव हो, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ग्राफ लगातार बनता है, ब्रेक नहीं होता। तो बस 0 से छोटे पे है ये पॉलिनोमियल, तो 0 से छोटे पे लगातार ग्राफ बनेगा। तो बस हमें कोई प्रूफ नहीं करना। ठीक है, हम सीधा लिखेंगे इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, implies that it is continuous। कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कहाँ? 0 से छोटे पे है भाई ये 2x, यानी पॉलिनोमियल वहां कॉन्टिन्यूस है। 2x डिग्री 1 लीनियर, लीनियर का ग्राफ आपको पता है, स्ट्रेट लाइन, 0 से छोटे पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, लगातार ग्राफ बनेगा, डायरेक्ट कह सकते हो। फिर नेक्स्ट केस 2, 0 से 1 के बीच में, ध्यान देना, 0 से 1 के बीच में, कॉर्नर की बात नहीं हो रही, कॉर्नर छोड़ दी हमने, उसके बीच में ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, फंक्शन 0 है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी कॉन्टिन्यूअस बनता है। जैसे मैं बोलूं 0 से 1 के बीच में y का मतलब
फंक्शन का मतलब अभी तो जीरो है, मान लो मैं कह दूं 1 है, तो 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, एक्स जो मर्जी डालते रहना y 1 रहेगा। अभी 0 से 1 के बीच में 0 है तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। y जो मर्जी डालते रहना, x जो मर्जी डालते रहना, y तो 0 ही है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। कांस्टेंट फंक्शन 0 2 4 5 कांस्टेंट का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है जी। टाइम बहुत खराब कराते हो आप लोग जो रोज रोज छुट्टी करके बैठते हो, एक बार खड़े हो जाओ, ठीक है। आज लगने चाहिए अच्छे से, तेज तेज लगने चाहिए। तुम कैसे 12वीं का बैच हमारा बर्बाद करके चल रहे हो कि जब मन गया छुट्टी कर ली, जब मन गया घूम आए, जब मन गया कुछ भी कर लिया। रोज रोज मैं कहता रहूंगा पिछले 3 महीने से, तुम्हें वो नहीं हो रही है, तुम रेगुलर आ ही नहीं सकते। तुम्हें संडे की क्लास में घर पे सोना अच्छा लगता है, तुम्हें मतलब क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन आने में तकलीफ है, तुम्हें इतनी सुस्ती आती है कि 1 घंटा हम पढ़ नहीं सकते जाके। घर बैठो ना, फिर यहाँ सुनने आ क्यों रहे हो, वो भी पैसे देके। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब तुम रोज रोज छुट्टी करे जाओगे, तुम्हें कभी किसी को पिछली क्लास समझाते रहे हम, और हम अपना टॉपिक आगे ढंग से नहीं पढ़े, इतने ज्यादा लेजी हो रखे हो। फिर ढूंढो कोई दूसरी ट्यूशन। इतना भी सेमिनार नहीं है, अभी 4 4 मार दूंगा, अभी जान निकल जाएगी सबकी। नंबर किसी के आने नहीं है, मैं यहाँ जा रहा था, मैं वहां जा रहा था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, परफॉर्मेंस तो देखो कितनी आती होगी एक आधे बच्चे को छोड़ के। जब हर जगह कुछ होना ही नहीं है और सब कुछ ही करना है तो कर ही क्यों रहे हो सब कुछ। क्या तकलीफ हो गई थी कल है, क्या हुआ? ये दांत बाहर गिर जाएंगे, अभी क्या होगा फिर? तुम्हें क्या हो गया था कल? सब्जेक्ट में नंबर ऐसे नहीं आते हैं, जब बोर्ड के दिन रिजल्ट आ रहा हो उस दिन बैठ के सोचिए भाई हमारे नंबर कहाँ चले गए। पूरा साल तपस्या करनी होती है तब जाके नंबर आते हैं। नहीं आना है प्लीज डांट सुनने के लिए, अगली क्लास मेरे पास तो नजर मत आना, महीना खत्म है, 30 तारीख है, ठीक है। और आना है तो ढंग से आओ, बैठो। मजाक सा बना रखा है, तो 5 मिनट लेट आ रहा है, जूते से पकड़ के मार दूंगा अभी। फालतू। सुनते रहिए, नहीं आता सुनते रहिए, 2 क्वेश्चन सुनने पड़ेंगे अभी। 0 से 1 के बीच में फंक्शन 0 है, देख ले भाई, इधर देख ले। अब 2 घंटे के लिए क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, अब 2 घंटे तुम्हारे साथ बर्बाद करो। 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूस होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन implies दैट, ये बड़ी पक्की बात है, कंटिन्यू मत करना कल से मेरे पास, अगर तुम्हें रेगुलर नहीं रहना और मेहनत नहीं करनी और बार बार ऑनलाइन पढ़ना अपने मन से। इसलिए 0 से 1 के बीच में भी कॉन्टिन्यूस है। केस 3, x ग्रेटर देन 1, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपनी पहली क्लास में। बहुत सारे फंक्शन पूरी रियल नंबर के टुकड़ों पे शक्ल देख के ही पता लग जाता है कॉन्टिन्यूस है, उनका ग्राफ लगातार बनेगा, कहीं टूटेगा नहीं, तो वो बातें पूरी कर रहे हैं। x 1 से बड़े पर फिर ये लीनियर पोलिनोमियल है, मैं कह रहा हूं कोई भी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस होता है। 1 से बड़े पे लीनियर पोलिनोमियल है ये, फिर से तो ये तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई, इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल इंप्लाइज दैट ये फंक्शन भी x1 से बड़े पे कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मतलब इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस बनेगा, लगातार बनेगा, कहीं ब्रेक नहीं, ठीक है। तो सर जब सब दिख ही रहा और ये फॉर्मेलिटीज है तो फिर हम कर क्या रहे हैं? नहीं अभी ध्यान दो, 0 पर नेचर चेंज हो रही है, 0 से जरा छोटा करा ये फंक्शन लीनियर हो गया, 0 से बड़े पे जरा बड़े पे कांस्टेंट हो गया, और एक तो 0 पे नेचर चेंज हो रही है तो शायद 0 पे ग्राफ टूटेगा। तो कैसे पता लगे 0 पे टूटा कि नहीं टूटा? थोड़ा रफ सुन लेना, एग्जैक्ट ग्राफ की बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम भी जान रहे हो 0 से छोटे पे 2x है, 2x लीनियर है, तुमने 10th में जो पढ़ाई कर रखी है
2x लीनियर का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, तो देखो जीरो से छोटे पे तो वो स्ट्रेट लाइन बनता आएगा, लेकिन जैसे ही x जीरो हुआ, ये जीरो से बड़ा हुआ, तो अब ये 2x तो नहीं, अब ये कुछ और हो गया। ठीक है, मे बी मैं भी नहीं कह रहा, जीरो से लेके 1 तक ये जीरो है, ये ऐसे जाएगा ग्राफ, लेकिन जीरो पे नेचर चेंज हुई ना, मे बी यहां ब्रेक हो जाए। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मैं तुक्के में ऐसे कुछ बना रहा हूं। ठीक है, फिर ध्यान देना, और जैसे ही x 1 से बड़ा हुआ, 1 से बड़ा हुआ, 1 तक तो ये जीरो चल रहा है, 1 से बड़े पे ये 4x हो जाएगा। ठीक है, मेरे को कुछ चीजें पता है जो शायद आप भी थोड़ा भी सोचो तो पहली बारी में भी सोच लोगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 से निक्का सा बड़ा भी पॉइंट पुट करूंगा, मैं यहां पुट करूंगा, और फिर वो ग्राफ आगे तो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, पता है लीनियर है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन मे बी 1 पे ये ऐसे चला जाता तो कॉन्टिन्यूअस बन जाता, और ये यहां ना बना, ऊपर गैप पे चला गया तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। ये पता कैसे लगे, हर चीज का तो हम ग्राफ भी नहीं बना सकते, मतलब मैं भी शायद ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब पता कैसे लगे, तो ये तो क्लियर है ना, जीरो पे नेचर चेंज हो रही है, अगर ग्राफ देखोगा ब्रेक होगा तो जीरो पे हो सकता है। तो कैसे चेक करते हैं, रफ सुनिएगा, जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन उठाओ, उसमें जीरो से जरा छोटा नंबर डाल के फंक्शन की वैल्यू निकालो। जीरो से जरा छोटा यहाँ डालोगे, लगभग जीरो ही डाल दो, जीरो से जरा छोटा यानी जीरो, जीरो डाल दो, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करती है। जीरो से जरा बड़े पे फंक्शन उठाओ, वहां जीरो डालो तो जीरो ही रहेगा। यानी अब ध्यान से देखो, जीरो पे नेचर चेंज थी, जीरो पे नेचर चेंज थी, मे भी ग्राफ ब्रेक होता, लेकिन जीरो से जरा छोटे पे भी वो जीरो, ऊपर पुट करने में जीरो से जरा छोटे पे भी जीरो, जीरो पे भी जीरो, और जीरो से जरा बड़े पे भी जीरो, तो एक कनेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा और ग्राफ लगातार बन जाएगा। तो उसको चेक कैसे करते हैं, जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, फंक्शन उठाओ, वहां जीरो डालो, जीरो आ गया। जीरो से जरा बड़े पे फंक्शन उठाओ, फिर जीरो डालो, जीरो आ गया। जीरो के इक्वल पे भी फंक्शन उठाओ, वो जीरो ही है। तीनों चीजें बिल्कुल बराबर आ गई, यानी जीरो से जरा छोटे पे जीरो, जीरो पे जीरो, जीरो से जरा बड़े पे जीरो, कनेक्टिंग पॉइंट यानी ग्राफ लगाता। बात अगर कम समझ में आई हो तो अब 1 पे चेक, 1 पे तो ग्राफ बना रहे हो, देखो ब्रेक वही है, ऐसे बिना बिना ग्राफ बनाए पता लगेगा ना। 1 से जरा छोटे पे जीरो है, देखो 1 से जरा छोटे पे जीरो है, 1 पे भी जीरो है, 1 पे भी जीरो है, देखो ग्राफ ऐसे आया था। और 1 से जरा बड़ा यहाँ डालोगे, 1 डालोगे, 4 सीधा 4 पे जंप मार गया, बीच में आ गया क्या, यानी 1 से जरा छोटे पे वो जीरो है, 1 पर जीरो है, लेकिन 1 से जरा बड़े पे भी जीरो होता तो कॉन्टिन्यूटी में चला जाता, लेकिन 1 से जरा बड़े पे वो 4 हो गया, गैप यानी डिस्कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसे चेक किया जाता है, और इसे प्रॉपर कैसे लिखते हैं तो होगी रफ बातें। अब आप देख रहे हैं कि जीरो पे नेचर चेंज है, तो एट एक्स इक्वल जीरो, पहले हम जीरो पर चेक करा देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, लिखना सीखना, आपने 11th में लिमिट करी है, ये वही है, जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी। जीरो से बहुत बड़े कंसेप्ट होते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन उठालो 2x है, अब इसमें डालना तो जीरो से जरा छोटा है, लेकिन जीरो से जरा छोटा पॉलिनोमियल में डालो या जीरो डालो, आंसर सेम आता है, तो हम जीरो ही डालेंगे, और जीरो डालेंगे तो जीरो से जरा छोटे पे वैल्यू आ गई जीरो। ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे। अब करने वाले क्वेश्चन तो है, लिखना तो बहुत पड़ता है, कुछ भी नहीं सोचो तो 1 सेकंड में समझ में आ जाए। जीरो से जरा बड़े पे फंक्शन उठाओ, x जीरो से बड़े पे जीरो है, x जीरो से जरा बड़े पे जीरो है, और इसमें जीरो से जरा बड़ा डालोगे कहीं, x डिपेंडेंट ही नहीं, यानी ये जीरो ही रहेगा। ठीक है, खुद फंक्शन की जीरो पर वैल्यू निकालो, जब x जीरो है तो फंक्शन क्या है चेक करो, x जीरो के इक्वल है तो फंक्शन क्या है, जीरो है, वहां जीरो डालोगे भी x की जगह, तो ये तो x डिपेंडेंट है नहीं, जीरो ही रहेगा। जरा छोटा जरा बड़ा जीरो, तीनों पे बात सेम है, यानी कनेक्टिंग पॉइंट बीच में मिल गया, चाहे नेचर बदली होगी लेकिन ग्राफ ब्रेक नहीं होगी। जीरो से जरा छोटे जरा बड़े जीरो, सब पर आंसर सेम है, तो यहां हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ जीरो, तीनों बराबर है, implies that function is continuous at x equal 0। लेकिन अब 1 पे भी नेचर चेंज है, 1 पे चेक करा देते हैं, ध्यान दो ऊपर 1 पे नेचर चेंज है at x equal 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव पर फंक्शन सॉल्व करना है, लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव पर, 1 से जरा छोटे पे देखो फंक्शन जीरो है, उसमें x है ही नहीं तो डालोगे भी कहां, 1 से जरा छोटा जीरो रहेगा। राइट हैंड लिमिट 1 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, लिमिट लिखते हैं हम प्रॉपर। ठीक है, और ध्यान देना 1 से जरा बड़े पर, 1 से जरा बड़े पर ये फंक्शन 4x है, पॉलिनोमियल है, 1 से जरा बड़ा डालो 1 डालो, आंसर सेम आएगा, 1 ही डालो, 1 डाल दिया आंसर 4 आ गया। 1 से जरा छोटे पे अलग है, जरा बड़े पे अलग है, ग्राफ ब्रेक होगा।
ठीक है, लेकिन तीनों बातें दिखानी है हमेशा। वन पे भी दिखाओ फंक्शन क्या है, एक्स वन के इक्वल पे, वन के इक्वल पे ध्यान देना, जीरो लेना, वहां वन डालोगे काम वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, जीरो से वन से जरा छोटे पे जीरो है, वन पे जीरो है, लेकिन वन से जरा बड़े पे अलग है, यानी ग्राफ ब्रेक होगा। तो आप दिखाओगे क्या क्या इक्वल आया, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ वन तो इक्वल आया, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इंप्लाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल वन। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, कर लो प्रॉब्लम। केसेस तब लिखने हैं, दो क्वेश्चन होते हैं, एक में वो पूछता है डिसकंटिन्यूअस कहाँ है वो बताओ, वो छोटा क्वेश्चन है, उसमें सारे केस नहीं बनते। जब वो सिर्फ ये पूछता है, ज्यादा बार यही पूछता है डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, तो जहां नेचर चेंज हो रही है वही होगा, तो बस आखिरी के दो केस है फिर। लेकिन जब वो कहता है कॉन्टिन्यूअस कहाँ है कहाँ नहीं है, या कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो, तब हर चीज बतानी है कि कहाँ कॉन्टिन्यूअस है कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, फिर पूरा आ जाता है जितने भी केस बनते हैं। और बोल लो। ओके, कभी दिक्कत हो तो तरीका ये होता है, जैसे ये बच्चा पहले से मैसेज दे रखा है इसमें कि मेरी ये मजबूरी है, मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी, तो पता तो रहता है ना। आप तो जो मर्जी अपने मन से ही करते रहते हो। पूछ लो, कोई दिक्कत है तो जल्दी कर लो भाई। राइटिंग सीखनी, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो एक सेकंड में देख के क्लियर हो जाता है क्या करना है। अब ये थोड़ा सा ये एब्सेंट वाले देखो, ये समय हमें बिल्कुल नहीं लगना था, 3:30 से 4 बनने जा रहे हैं, पूरा आधा घंटा आपके नाम से सोया, और आपने भी अभी भी ढंग से नहीं सीखा। ऐसा हो रखे हैं कुछ बच्चे, हर क्लास क्लास खराब करा रहे हैं, घर ही बैठाना तो चाहिए उन्हें। मेहनत तो क्या ही करेंगे, नॉर्मल पढ़ाई भी नहीं करनी आती। एक भाई साहब क्रिकेट खेलने गए हो, बोल रहे हैं मैं मैच चल रहा था इसलिए मैं ना ऑनलाइन लूंगा, इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं। ये क्या बात हो, 12वीं की क्लास आपकी है ना, टीचर की थोड़ा ही है जो आपके लिए टेंशन ले। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, अटकना ही चाहिए। अगला देख लो, उसको ही फर्क होता है। और जिस मेथड से किताबें लिखती हैं वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, जो मेरे को कहना है वो समझने से होगा, हिंट से नहीं होगा। ग्राफ बना के थोड़ी राइटिंग में प्रूफ देना है, तो ठीक है आपकी समझ हो गई इससे तो।
हो गया भैया। अब 18 पे आ जाओ। फिर जो कर भी चुके हैं साथ रहना जरा, अपनी समझ को बेटर कीजिए और राइटिंग कैसे करनी थी इन क्वेश्चनों की। इनको सारे क्वेश्चनों को सोचना आसान है, लिखना थोड़ा सा बेटर है। एनसीईआरटी वालों को इनमें से अभी तक पेपर में आने वाला कुछ नहीं है, 18 क्वेश्चन में कुछ नहीं है पेपर में आने वाला। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए नंबर लाइन पे लेके जाते हैं कि x जीरो से बड़े पे, जीरो तो छोड़ दिया हमने, जीरो से बड़े पे ये फंक्शन 4x+1 है। तो ये जो प्रूफ मांग रहा है ना, वो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कहां ये बात ठीक मांग है, जो भी मांग रहा है कहां गलत है। और जीरो पे, जीरो के इक्वल पे डार्क सर्कल जीरो लिया, और जीरो से छोटे पे ये फंक्शन लेमडा इंटू एक्स पर -2x है। ठीक है भैया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, उसने कितने आराम से क्लियर होगा। उसने बोला लेमडा की किस वैल्यू के लिए जीरो पे कॉन्टिन्यूअस। एक क्वेश्चन, किस वैल्यू के लिए 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। पहले 1 पे पकड़ते हैं एक बार, ज्यादा आसान वाला करते हैं। यहां 1 है, एक बार ही सोचो 1 पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए 1 से जरा छोटे, जरा बड़े और 1, तीनों पे वैल्यू फंक्शन की अलग अलग होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, तो ग्राफ लगातार बन जाएगा। और 1 से जरा छोटे, जरा बड़े और 1 पे ये फंक्शन अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। कोई नेचर नहीं बदल रही कि 1 से जरा छोटे पे तो लीनियर था, उससे जरा बड़े पे क्वाड्रेटिक हो गया। कोई नेचर नहीं बदली है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझदार बच्चा है तो उसको कहना चाहिए 1 से जरा छोटे, जरा बड़े, 1 पर फंक्शन एक ही है, तो उसने तो वैल्यू वही आएगी 1 से जरा छोटे पे, जरा बड़े पे, 1 पे, जो इसमें अभी 1 डाल दो जो आ जाए, यानी ये 1 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। और ज्यादा समझदार हो बोलो ये भी नहीं सोचता मैं, तो सीधा बोलो सर जीरो से बड़े पे पूरा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, लीनियर है, तो जीरो से बड़े पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, कुछ करने की जरूरत। तो उसने, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, वो उल्टा क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा 1 पे कॉन्टिन्यूअस है तो लैम्डा बता देगा। ठीक है भैया, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पक्का 12th मैथ्स पढ़ा रहा हूं। आपके घर में कोई भाई बहन है आपका? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपके भाई का नाम क्या है? जल्दी बोल, जो है वही बता दे। अभी तो बोल रहा था है, जब बहन का बता दे। मैं इसको 12th मैथ्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए ही अपनी बहन का नाम बताएगा। जो है सर वही है, आप पढ़ा रहे हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो 1 पे तो कंटिन्यूस है ही ना भैया, यहाँ तो लेमडा है ही नहीं, लेमडा तो कुछ और है, जीरो से छोटे पे फंक्शन है कुछ, वहां लेमडा है। तो लेमडा कुछ भी होता रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा, 1 पे तो ये कंटिन्यूस पहले से ही है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल। ठीक है, इमेटीरियल है, लेमडा की कंडीशन ही कहीं और है, जीरो से छोटे पे है फंक्शन लेमडा डिपेंडेंट। समझ में आया? लेमडा कुछ भी होता रहे 1 पे तो ये कंटिन्यूस है ही है। यही बोलोगे ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल। ठीक है, अब सिर्फ सोचना, लिखने में कहानी अलग हो जाएगी। फिर ध्यान देना, बोलता है जीरो पे कॉन्टिन्यूस है तो भी लैम्डा बता दे। अब जीरो पे तो नेचर चेंज हो रही है, जीरो पर कुछ और है, जीरो से छोटे पर, जीरो से जरा बड़े पर फिर बदल जाएगा। तो रफ सोचो, अगर अगर वो कह रहा है जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, तो जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, रफ लिख रहा हूं भैया, जीरो से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू और खुद जीरो पर वैल्यू, बोलो तीनों अलग अलग होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस है तीनों सेम होनी चाहिए। तो जीरो से जरा छोटे पे, जीरो से जरा छोटे पे फंक्शन ही उठाओगे, यहां जीरो डाल दोगे, ये हर चीज जीरो हो जाएगी, जीरो डालती लैम्डा इंटू जीरो। जीरो से जरा बड़े पे फंक्शन ये वाला उठाओगे, यहां जीरो डाल दोगे, वैल्यू 1 हो जाएगी। और खुद जीरो पे, एग्जैक्ट जीरो पे फंक्शन यही है, यहां फिर जीरो डाल दोगे, ये हो जाएगा। यानी अगर जीरो पर कॉन्टिन्यूस है तो ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, और ये तीनों चीजें बराबर हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो जीरो ही आएगा, लैम्डा इंटू जीरो जीरो, ये तो जीरो ही आएगा और ये 1 ही आएगा, इसको बदल नहीं सकते आप। यानी तीनों चीजें बराबर है ही नहीं, यानी ये लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि तीनों चीजें बराबर ही नहीं हो सकती। दूसरे तरीके से बताना, अगर थोड़े से कमजोर हो तो इस दोनों को इक्वल रख दो, लैम्डा निकाल लो, निकल रहा है तो 1/0, और 1/0 मैथ्स में क्या होता है, कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है जिसपे कॉन्टिन्यूस हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि जीरो से जरा छोटे पे या जीरो से जरा बड़े पे वैल्यू आनी ही अलग अलग है, तो कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे लैम्डा जो मर्जी होता रहे। कहानी क्लियर है? अब इसे लिखना है, तो आप लिखो, अभी मैं रुकता हूँ 1 मिनट, देखो कौन लिख पाएगा। आर्यन के घर फोन करके उसकी मम्मी को बुला लो एक बार, और बोलो। ठीक है, बोलो आप मिल लो, भैया ने बुलाया आप, और बोलो बच्चे के साथ आ जाओ तो ज्यादा अच्छा। हाँ जी, एक फंक्शन इज, अभी चेक कर लेना, हर बच्चा नहीं लिख पाएगा भाई, अभी कईयों ने तो क्लास भी नहीं ली है,
तो उन्हें तो सुन सुन के करना पड़ेगा। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0, ठीक है, आप अपने मन से कुछ भी मत लिख देना, कंसेप्ट सही होने से भी नंबर नहीं मिलते हैं, राइटिंग भी सही होनी चाहिए। सामने देख लो, अगर फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है, यानी 0 से जरा छोटे पे ऐसे प्रॉपर लिखना पड़ेगा जैसे मैंने पिछली बार लिखा, वो मत लिख देना। 0 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, 0 से जरा बड़े पर फंक्शन की वैल्यू, खुद 0 पर फंक्शन की वैल्यू सब बराबर होगी तभी कॉन्टिन्यूस होगा। 0 से जरा छोटे पे फंक्शन उठाओगे, 0 से जरा छोटे पे फंक्शन है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 0 से जरा बड़े पे फंक्शन उठाओगे, फंक्शन है 4x प्लस 1। एग्जैक्ट 0 पे, 0 के इक्वल पे फंक्शन उठाओगे और वहां x की जगह 0 डालोगे, डालना x की जगह 0, तीनों बराबर होने चाहिए। यहां आप 0 डालोगे तो ये लैम्डा इंटू 0 आएगा, यहां 0 डालोगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ लैम्डा इंटू 0 है, अगर अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। या तो आप ये भी बोल दो तीनों इक्वल नहीं है, 0 1 0 बराबर है ही नहीं, यानी लैम्डा की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, या आप ऐसे ही बोल दो। करो पहला पार्ट, देखो ऐसे प्रॉपर सा लिखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। 1/0 कर दो और नॉट डिफाइंड हो गया, यानी अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। थोड़ा सा सारे बच्चे ना अब अपने आप को टाइट कर लो, अब हम ऐसे नहीं चलने वाले आप में से एक के साथ भी, कि जो आप सोच रहे हो कि भैया मैं जब मर्जी काम करूंगा, जब मर्जी आऊंगा, जब मर्जी मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, ठीक है। मेरे साथ ऐसे छोटे बच्चे भी नहीं चलते, आप तो 12वीं के हो गए, ठीक है। अगर ऐसे करना है तो प्लीज मत आइए, बार बार कह रहा हूँ, मत आइएगा डांट सुनने के लिए, पिटाई खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगली बारी और अगली ऑप्शन है नहीं मेरे हाथ में, मेरे को पीटना पड़ जाएगा, ज्यादा पीटना पड़ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल रेगुलर होके ढंग से पढ़ो, रिजल्ट बिना डेडिकेशन के, बिना एफर्ट के आएगा नहीं। कभी कोई मजबूरी है तो पहले से व्हाट्सएप पे मैसेज दे के रखो, वॉइस मैसेज, कि सर ये वाली बात है, इसलिए आज क्लास में ये दिक्कत बनेगी, मैं नहीं आ पा रहा, या जो भी है। ऐसे नहीं होता अपने मन से सुबह उठे, संडे नींद नहीं खुली तो चलो ऑनलाइन ले लो, चलो आज नींद नहीं खुली, 10 बजे तक सो रहा बच्चा, 12वीं का बच्चा हमारा, वो क्लास की छुट्टी मार गया, बोल रहे जाने दे। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई, फिर बोल रहे बाद में तो कुछ भी कह देंगे, भैया को क्या पता है। ये तो तीनों इक्वल ही नहीं है ना, इट इज फॉल्स कंडीशन, देयरफॉर लैम्डा इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये तो गलत है, 0 1 0 बराबर है। और अगर ऐसे लिख रहे हो जैसे हमने लैम्डा इंटू 0 को 0 ही नहीं करा, तो लैम्डा अपने आप ही नॉट डिफाइंड आ गया, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। लेकिन आप कैलकुलेशन, मतलब जब आप इसको देख के सोच रहे हो तो वो कंफ्यूजन होगी ना, 0 1 0 तीनों बराबर तो आने चाहिए, नहीं आए ना, नहीं आए यानी कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, ये 0 पे कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं हो सकता। देखिए अब अगली बात ना आप ही ट्राई करना एक बार, देखते हैं क्या समझ में हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन अपनी ही समझ में आ जाएगी, भाई ये बात ऐसे कहने से तो लग रहा है कि मेरे को आ गई, लेकिन एक्चुअली नहीं आई है। सामने देखो सारे बच्चे रोक दो, ठीक है, कोई भी आ जाना, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर लो। क्या आप इसे लिख पाओगे? सोच सकना अलग बात है, क्या लिख पाओगे? बोल रहा है x 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा बता दे, तो एक बारी जल्दी से बता दो, 0 से बड़े पे हर नंबर पे ये क्या है? पॉलिनोमियल है, तो 0 से बड़े कोई भी नंबर आ जाए हर कहीं ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। तो बोलो 0 से बड़े पे ये इसका ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तिरछी स्ट्रेट लाइन, कॉन्टिन्यूस समझना है, ठीक है। क्या उससे आप लैम्डा निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्यों नहीं निकाल पाओगे बोलो? सर ये लैम्डा की कंडीशन ही नहीं है, लैम्डा तो 0 से छोटे पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो है लैम्डा डिपेंडेंट, 0 से बड़े पे कुछ और है जहां ये कॉन्टिन्यूस ही बनना है, वहां लैम्डा कुछ भी होता रहे, इसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। अब बोले इसे लिखोगे कैसे, बताओ। तो आप तो सीधा जो कहा उसी से शुरू हो जाओगे ना, कि फंक्शन जो तुम कह रहे हो हम तो उसी से करने की कोशिश कर रहे हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल 1 पे, तो x इक्वल 1 पे कॉन्टिन्यूस का तो यही मतलब होता है ना, 1 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू, 1 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू, खुद 1 पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी, इसका मतलब तो यही होता है ना। अगर ये लैम्डा वाली कंडीशन है तो लैम्डा आएगा ना, ठीक है। तो एक बारी 1 से जरा छोटे पे
फंक्शन। अच्छा ये समझ में आता है, 0 से बड़े पे फंक्शन यही है, 1 से जरा छोटे पे भी यही लेना पड़ेगा, 1 से जरा बड़े पे भी और 1 पे भी। इस पे किसी को दिक्कत है? और जब दिक्कत बने कभी तो नंबर लाइन पे ऐसे लिख दिया करो, 0 से बड़े पे फंक्शन 4x+1 है, ऐसे जैसे 11वीं में हम लिमिट के क्वेश्चन लिखते थे। अब तुम्हें 1 पे लिमिट निकालनी है तो 1 से जरा छोटे पे भी फंक्शन यही है, 1 से जरा बड़े पे भी यही है और 1 पे भी यही, तो साफ दिख जाएगा। अब 1 से जरा छोटे पे फंक्शन उठाना है 4x+1, 1 से जरा छोटे पे, ठीक है। 1 से जरा बड़े पे फंक्शन उठाना है वो भी 4x+1, एग्जैक्ट 1 पे उठाना है वो भी यही है, वहां तो 1 डालना पड़ेगा, तो 4 × 1+1, तो यहां भी लिमिट डाल दो, 1 डालोगे 4 × 1+1, 4 × 1+1। अब बताओ, उसने कहा 1 पे कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा बता दो। पहली बात 1 पे कॉन्टिन्यूस है, तीनों बराबर है। दूसरी बात ये इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा कंडीशन है, यानी लैम्डा जो मर्जी होता रहे इसने तो 1 पे कॉन्टिन्यूस होना ही है, क्योंकि सारे इक्वल आ गए। तो मैं बोलूंगा ऑल आर इक्वल, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस एट x = 1, बट दिस कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, लैम्डा पे डिपेंडेंट नहीं है। Therefore, for any value of lambda, this function is continuous at x = 1। कहानी क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है? करो फटाफट से। This condition implies that all equal आ गए, function is continuous at x = 1, but this condition is independent of lambda. So for any value of lambda, function is continuous at x = 1। छोटी सी बात है भाई, नहीं समझ में आई हो कहना जरूर। इसमें लैम्डा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वैसे ही कंटिन्यूअस है 1 पे, तो अब लैम्डा जो मर्जी होता रहे, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा? कह दो, समस्या माइंड में मत रखना। दो बातें हो जाती है कई बार, गुस्सा आ रहा हो बच्चा बेचारा, कोई जेन्युइन क्वेश्चन भी डर के मारे बोल रहा है आज नहीं बोलूंगा भाई, तो ये फालतू बात है। पूछना तो सब कुछ है जहां समस्या है। सत्रह, जल्दी जल्दी बना लो, बस 2 क्वेश्चन रह गए नकली से, फिर उसके बाद आपका पेपर का लेवल शुरू हो जाए। रोकना मत, सारे तेज बच्चे अपना अगला अगला ट्राई मारा करो जल्दी जल्दी से। पूछना है कुछ तो कह दो। ध्यान से कर लो, कहीं भी कुछ पूछना है कह लीजिए। ये कंडीशन इंडिपेंडेंट है लैम्डा पे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 1। जब ये लैम्डा वाली ही नहीं है ही नहीं और इक्वल आ गया तो कंटीन्यूअस तो है, तब लैम्डा जो मर्जी होता है। इवन जिन्होंने पिछली 2 क्लासें छोड़ी है अब वो भी क्वेश्चनों को कुछ बोल सकते हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो आगे का आप ठीक समझ पाओगे। ठीक है, ये चैप्टर एंड देते देते ज्यादा मजा देगा ये वाला टॉपिक सभी को, 100% स्टूडेंट को। ठीक है, सामने देख लो, एंड होगा एनसीईआरटी के बाद, जब हम एक्स्ट्रा करेंगे तब आएगा एक्स्ट्रा मजा इसको करने में। इधर देखो,
कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन ही मांगा हुआ है। सॉरी ये तो हो गया था 17। वो कह रहे रिलेशन बता दो ए और बी का, अगर ये 3 पे कॉन्टिन्यूस। देखिए लिखने में मेरे को और बोलने में ज्यादा लिखना पड़ता है। आप अगर जेन्युइनली सोच रहे है कुछ भी, सारे बताओ 3 पे क्या दिया हुआ है, यानी 3 पे नेचर तो चेंज हो रही है। 3 से छोटे पे कोई एक लीनियर है, 3 से बड़े पे दूसरी लीनियर। तो ग्राफ टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता, लेकिन ये तो कह रहे लगातार बनेगा। लगातार बनेगा का क्या मतलब है, 3 से जरा छोटे पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, 3 से जरा छोटे पे फंक्शन उठाओगे, 3 डालोगे ये आएगी वैल्यू। 3 से जरा बड़े पे यहाँ 3 डालोगे, फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। एग्जैक्ट 3 3 के इक्वल पे फिर यहाँ 3 डालोगे, ये वैल्यू आएगी। तीनों इक्वल होंगी अगर ये 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो। इतनी बात तो सबको क्लियर है। और ये रखते ही देखो 3a+1 3b+3 के इक्वल है। यहां से भी बोलोगे तो वही बात है, बस ये इक्वल रख के ए बी लेफ्ट कॉन्स्टेंट राइट। तो अगर ये 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो ये तीनों चीजें अगर बराबर हैं तो ये ए बी की इक्वेशन बनी। वही कह रहा है कि अगर 3 पे कॉन्टिन्यूस है तो ए बी की इक्वेशन बना दो, बन गई, खत्म काम, कुछ और करना ही नहीं है। ठीक है, अब तुम लिखोगे तो थोड़ा सा वही LHL RHL FA करके इक्वल करके कर दो फटाफट से। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है वो एक सेकंड देख लेना बस पहली लाइन कि जो कह नहीं मेरे को लिखना नहीं आया। 3 भाई 3 पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो 3 से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, 3 से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू और एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू, तीनों बराबर होंगी जब भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, इसे कहते हैं फंक्शन की एग्जैक्ट 3 पे। ठीक है, उतना ग्राफ पे क्लियर था। कंसेप्ट भी सुन लेना, वो बात क्लियर थी कि ग्राफ पीछे से चलता आ रहा है लगातार, लेकिन 3 पे नेचर बदल गई। तो 3 से जरा छोटे पे भी मान लो वो 3 आया, 3 पे भी 3 आया, 3 से जरा बड़े पे भी 3, तो फिर ग्राफ कॉन्टिन्यूस बन जाए, टूटेगा नहीं वहां पे। तो अब 3 से जरा छोटे पे आपने फंक्शन उठा लिया जो है ax+1, 3 से जरा बड़े पे फंक्शन उठा लिया जो है bx+3, एग्जैक्ट 3 पे फंक्शन उठा लिया जो है 3a+1। ठीक है, अब यहां 3 डालोगे 3a+1, यहां 3 डालोगे 3b+3 और फिर 3a+1। अगर ये 3 पे कॉन्टिन्यूस है, तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। इससे ए बी की इक्वेशन बनानी है, ए बी की ये देखो ये इक्वेशन मिल गई आपको, फर्स्ट सेकंड इक्वल रख लो, 3a+1 इज इक्वल है 3b+3, ए बी लेफ्ट कॉन्स्टेंट राइट, 3a - 3b इज इक्वल है 2। कंफ्यूजन है तो बोलना। पेपर का लेवल सुन लो, सारे बच्चे छोड़ दो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ भी नहीं आता जैसा आप कर रहे हो। बस मान लीजिए मैं इसे और आगे थोड़ा सा बढ़ा देता, ठीक है भैया, कि मान लो मैं 5 पे भी ब्रेकिंग नंबर पे कुछ ना कुछ डिफाइन कर देता। एक बार ही बोलो 3 पे कॉन्टिन्यूस है, ऐसा करके आपके पास जब आपने सॉल्व किया तो ए बी की एक लीनियर मिल गई। मैं इसी क्वेश्चन में 5 पे भी ब्रेकिंग नंबर बनाऊं, 5 पे भी ए बी वाली कंडीशन बनाऊं और बोलूं 5 पे भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो 5 पे भी ऐसे ही आप इक्वल रख रख के सॉल्व करोगे, ए बी की एक और इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपसे मैं बोलूं ए बी बताओ, तो ए बी वाली 2 इक्वेशनों से सॉल्व करके आप क्या निकाल दोगे, ए बी। ये क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, बहुत अच्छा आता है, इतना हल्का नहीं आता। एनसीईआरटी में वो है ही नहीं, वो एक्स्ट्रा में ही सीखने हैं। और गिन के 15 क्वेश्चन है, उन्हीं में से सारा स्कूल सारा बोर्ड वहीं आएगा। 15 के अलावा 16वां क्वेश्चन किसी के पास नहीं है जो दे दे। ठीक है, वो एनसीईआरटी के बाद शुरू हो जाएंगे, अभी तो बस एबी की इक्वेशन मांगी है, वो हो गए। नेक्स्ट, एटीन हो गया ना, हाँ 19 पे आ जाओ भैया, सारे रोक दो। एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में कोई और नहीं है। और फिर ये एक नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 एनसीईआरटी में मौजूद है, एक अभी एक एग्जाम्पल में, 2 एक्स्ट्रा में करने हैं। चारों अभी कंप्लीट करेंगे। और पहले ये ना करा के इससे हल्का करा देता हूं। पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुनो, एक्स्ट्रा 1, पहला वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन, शो दैट, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात हो रही है, यहाँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से थोड़ा सा बड़ा है। अभी हम उसका बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जब x इंटीजर नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है, तब हमें इसे क्या देख प्रूफ करना है, कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग टू इंटीजर। सभी कंप्लीट नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ब्रेक होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, पहले इसका बिल्कुल बेसिक, जैसे 11वीं में भी ये बात हम बोल देते थे आपको और समझा पाते थे, चाहे कॉन्टिन्यूटी आपने 11वीं में बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था आपको, लेकिन तो भी सोचोगे अब 11वीं में किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया रिलेशन फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मतलब ही समझाया आपको बस कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनते रहना। तो 11वीं में टीचर ने बोला है ना, ये सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इसमें कंप्लीट नंबर डालोगे बाहर कंप्लीट आएगा, चाहे पॉजिटिव डाल, चाहे जीरो डाल, चाहे नेगेटिव डाल। फिर बच्चा कहता है फिर क्या खास बात, फिर टीचर कहता है नहीं बेटा डेसिमल नंबर डालेगा तो फिर उसका लेफ्ट कंप्लीट बाहर आएगा, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है। सबको याद है, आप कई बार मेरे से सुन चुके हो, नेगेटिव डेसिमल नंबर डालोगे तो भी लेफ्ट कंप्लीट नंबर बाहर आएगा। -1.2 का लेफ्ट कंप्लीट नंबर नंबर लाइन पे क्या होता है? बहुत बढ़िया, मैं बार बार कहता हूँ, ये सोचने में कोई गलत कर देता है, -1 बोल देता है माइनस वाले नंबरों में। लेफ्ट कंप्लीट नंबर नंबर लाइन पे बच्चे ने क्या बोला? -2। ये बातें आपको ध्यान है। फिर इसका ग्राफ हम कैसे बताते थे आपको 11वीं में पता होना चाहिए, 12th ने भी बनाया हुआ है, एनसीईआरटी ने ग्राफ। ठीक है, कि हम ये बोलते थे, अब देखो टेबल नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट देख लेना, सारे बोलो अगर एक 0 डालूंगा बोलते जाओ, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0,0 पहला पॉइंट, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर 0 ही आएगा, यानी x 0.1 पे y तो 0 ही रहेगा, 0.2 पे भी 0 रहेगा, 0.3 का भी 0, 0.9 तक 0 आएगा। लेकिन जैसे ही तुम 1 डालोगे तो 1 पे क्या आ जाएगा? 1। सारे बोलो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? x 1.2 पे y1, x 1.3 पे y1, 1.9 तक 1 आएगा। जैसे ही 2 डालोगे बोलो फिर क्या हो जाएगा? ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोल देना, थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि पुरानी समझ है तुमको, है ना। तो देखना जरा कॉन्टिन्यूअस कहां बन रहा है? डेसिमल नंबर पे। ठीक है, ग्राफ टूट कहां रहा है? ब्रेक कहां हो रहा है? कंप्लीट नंबर पे, 1 पे, 2 पे। ऐसे इसके पीछे भी ग्राफ ऐसे ही होता है, ऐसे चल रहा होता है। कंप्लीट नंबर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ब्रेक होता है। एमसीक्यू पता होना चाहिए, पेपर में एमसीक्यू आया तो प्रूफ थोड़ी करोगे, या ये नक्शा भी थोड़ी बनाओगे, रटा ही रहना चाहिए कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने 11वीं में सीखा था, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप सीडी के स्टेप है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट नंबर पे ग्राफ ब्रेक होता है, सर मेरे को याद हो गया। और डेसिमल नंबर पे ग्राफ क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तो एमसीक्यू में तो सीधा मार्क कर दोगे। अब बात आ गई, नहीं अभी ग्राफ बना के थोड़ी कर सकते हैं अपन, अभी कह रहे प्रूफ करके दे भाई। दो क्वेश्चन बना रखे हैं उसने, दोनों क्वेश्चनों को सुन लो और इन दोनों की वजह से ये वाला और अच्छा ये भी हो जाएगा, वो आप भी कर लोगे मेरे से पहले। अभी देखते रहो सोल्यूशन 1। मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉन डेसिमल नंबर पे, इंटीजर पे नहीं, इंटीजर ना हो तो उस पर कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। मेरे को पता भी होता भी है, ग्राफ सोच रहा हूं तो ठीक है। प्रूफ कैसे करूंगा ध्यान देना। तो मैंने बोल दिया भैया ए बिलोंग कर रहा है उन सारे नंबरों को जो इंटीजर नहीं है, जो इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। ये क्लियर है भैया? और अब ध्यान देना, मैं एलएचएल निकालूंगा, ए से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। जरा ध्यान से सुनना, बहुत बारीक बात है। ए से जरा बड़े पर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, खुद ए पे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा और आपसे ही निकलवाऊंगा अभी, और तीनों बराबर आ गई तो ए पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और ए का मतलब हमने क्या लिया? नॉन इंटीग्रल नंबर है, यानी कि कंप्लीट नंबर, यानी जो ए का मतलब है कंप्लीट नंबर नहीं है, और कंप्लीट नंबर नहीं पे तीनों बराबर आ गए तो यानी कॉन्टिन्यूअस हो गया। सिंपल बात है। सर ऐसे करोगे कैसे? ये तो शब्द हो गया ना बच्चा, अगर शब्द पर मतलब आप ये शब्द डालकर उसकी एलएचएल आरएचएल एफ निकाल दोगे, ये कोई कैसे कर सकता है? कर सकते हैं हम। ध्यान से देखो, इसका सबसे इजी तरीका, किसी भी किताब को पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये फेयर नोट होगा आपका, ध्यान देना। आपने ए क्या माना है? सारे बोलो, कंप्लीट नंबर या डेसिमल नंबर। तो आपने एक नंबर लाइन दिखाई जिसमें बार के ऊपर कंप्लीट नंबर आते हैं, आपका ए कोई डेसिमल नंबर है, आप बीच में ऐसे मार्क कर दो, टीचर के लिए भी अपने लिए भी। ये फेयर नोट है, ध्यान देना कि ए बार के ऊपर नहीं आ रहा है यानी कंप्लीट नंबर नहीं है, कहीं बीच में ही है, कहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी, है ना। तो ए ये है। अब आ जाओ, आप देखो बड़े आराम से सॉल्व होगा इसको देख देख के, अपने लिए भी बड़ा इजी है और टीचर को भी कि भाई कितना अच्छे से सोच के बच्चे ने किया है। ध्यान से देखो, ए से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। अब की बारी देखो, 50 क्वेश्चन में अब तक इससे पहले करा चुका हूं 11 12 में लाके, जिसमें हमें ए से जरा छोटा जब पुट करना होता है ना, हम ये बोल के छोड़ देते हैं फंक्शन में ए से जरा छोटा डाल या ए डाल, आंसर सेम आएगा।
अब जरूरी नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसी चीज नहीं होती। ग्रेटेस्ट इंटीजर में मान लो 2 डालो, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 है, 2 से जरा छोटा 1.9 डालो, तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 नहीं है, वो तो 1 है। तो अब आप ए नेगेटिव को छोड़ना मत, वो आपको बनाए रखना है, मीनिंग बनाए रखना है। ए नेगेटिव उठा के इसमें पुट कर दो, तो बच्चा बोलेगा भैया ए नेगेटिव पता होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मैं निकाल ही लूंगा। दिखाओ ना टीचर को, फेयर में दिखाओ। आपने बोला ए डेसिमल नंबर है बीच में, तो ए से जरा सा छोटा नंबर उससे जरा सा लेफ्ट हो जाएगा, तो बोलो ए से जरा से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर आएगा, कोई कोई तो होगा। और कंप्लीट नहीं है, a-1 मत बोल देना, a-1 तो फिर यहां बीच में हवा में जाएगा। ठीक है, इससे लेफ्ट कंप्लीट नंबर एक कम करके थोड़ी आएगा, जैसे 2.3 का लेफ्ट कंप्लीट नंबर 2.3 में एक कम करके थोड़ी आता है, वो तो 1.3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए से जरा छोटे का लेफ्ट कंप्लीट नंबर कुछ तो होगा, हमें क्या पता क्या होगा, जेड बोल दो, कंप्लीट नंबर को मैथ्स में जेड ही कहते हैं। ठीक है भैया, यानी बोलो ए नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर सारे क्या आया, सारा एच मेथड से करती है सारी किताबें, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। बस नंबर लाइन में दिखा दिया, ए डेसिमल नंबर है, उससे जरा छोटा भी डेसिमल ही होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर जेड आएगा। टीचर के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है इसमें राइटिंग में हमारी। फिर आ जाओ ए से जरा बड़े पे फंक्शन उठा लो, फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, फिर इसमें ए पॉजिटिव डाल दो और बोलो ए पॉजिटिव भी टीचर को आप यहीं पे शो करो, ए जहां भी है ए पॉजिटिव उससे जरा सा बड़ा हो जाएगा, और ए पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेफ्ट कंप्लीट नंबर आएगा, वो तो जेड ही है, वो तो कुछ और है नहीं, यानी ये भी सेम आ गया। फिर फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, उसकी एग्जैक्ट टेपर वैल्यू निकालो, एग्जैक्ट टेपर, वो भी देख लो एक आया, आपने वो भी मार्क कर रखा है, और ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो लेफ्ट कंप्लीट नंबर जेड ही है। ठीक है भैया, बोलो तीनों बारी अलग अलग आया है, सेम आया, यानी तीनों इक्वल है, और ये ए पर कॉन्टिन्यूस है, और ए का मतलब तुमने जो दिया था, जो तुमने नंबर लाइन पे दिया, जो तुमने थ्योरी में दिया, ये इंटीजर नहीं है, यानी डेसिमल नंबरों पे एक ग्राफ क्या प्रूफ हो गया, कॉन्टिन्यूस। एक मिनट, कई बच्चे ज्यादा बारीक सोच लेते हैं, तारे जमीन पर है ना, सितारे जमीन पर, तो उसकी अगली मूवी भी आ गई, तो बड़े बड़े तेज होते हैं, उनका दिमाग ऐसे चल रहा होता है, भैया देखो देखो आपने ये बोला है कि ए डेसिमल नंबर है, बीच में कहीं भी हो सकता है, आप बिल्कुल बीच में क्यों ले रहे हो, बिल्कुल इस कंप्लीट नंबर से जरा सा लेफ्ट ले लो, निक्का सा लेफ्ट बस। अब बच्चे ने बोला अब है तो डेसिमल ही, मैंने कहा हाँ डेसिमल है, मना तो नहीं है। बोल रहा है अब ए से जरा सा बड़ा लोगे तो कंप्लीट नंबर हो जाएगा। एक बारी बस ये बता दो, इस नंबर और इस कंप्लीट नंबर के बीच में कोई एक नंबर है, पूरा यूनिवर्स है, इनफाइनाइट नंबर है, यानी ए से जरा सा बड़ा होने पर भी आप कंप्लीट पे नहीं पहुंच पाते, ये बात क्लियर हो गया। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेफ्ट कंप्लीट नंबर जेड ही आएगा। इवन आप इस ए को जो डेसिमल है बिल्कुल इस कंप्लीट नंबर से जस्ट अगले पे रख लो, तो इस कंप्लीट और जस्ट अगले के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, यानी इस ए नेगेटिव का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट फिर भी जेड ही आएगा। समझ गए कि ज्यादा भी सोचोगे तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल परफेक्ट है। यहां कंफ्यूजन है तो कह लो। तो पहला क्वेश्चन पहले कंप्लीट करो, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरह से इजी बड़े बनते हैं ऐसे सोचोगे तो। कंफ्यूजन है तो कह लो भैया। आज के क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं 4। रेगुलरिटी को पकड़ो सारे बच्चे, ऑनलाइन बिल्कुल क्लास लेने से बचो। कभी मजबूरी है और आप कह रहे हो मैं क्लास की छुट्टी नहीं करना चाह रहा, आज ऑनलाइन से मेरा काम चल सकता है, ठीक है, तो फिर मैसेज दीजिए जरूर, कम से कम मैसेज जरूर दीजिए। अपने मन से जो मर्जी मत करते रहिए, फ्री मैसेज होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप चलो मजबूरी में कोई फायदा उठा रहे उठा लो, उसके लिए मना नहीं। नंबर लाइन के बिना मत करना बच्चों, बिना नंबर लाइन पे दिखाए मत करना। वो टीचर ना कई बार मतलब
कुछ स्ट्रिक्ट टीचर है, बोल रहा है मेरे को तो सब्स्टिट्यूशन ही मेथड बढ़िया लगता है, तो हम बाईपास कर रहे हैं कि इजी मेथड से, तो वो इजी मेथड को क्लियर तो करो टीचर। बोल देना कहीं भी क्वेश्चन बन जाए, बोल जरूर लेना, जबरदस्ती नहीं करना। ईमान है दिक्कत? कर रहे हैं बच्चे। अब एक बारी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, जिसका हो गया 1 मिनट सामने देखना। देखो रफ तो आप बोल ही लो एक बारी सारे मिलके। डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, एक्स बिलोंग टू इंटीजर पे बोलना जरा। अब की बारी ए क्या बोलोगे आप, किसको बिलोंग कर रहा है? तो फिर नक्शा बस ये वाला बन जाएगा। देखो 1 सेकंड लगता है सोचने में, जिसमें आपने इतना एफर्ट लगा लिया कि सर कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये कंप्लीट नंबर ऐसे आते हैं, कंप्लीट नंबर यहाँ रख लो। अब तो बीच में रखोगे नहीं, अब ए का मतलब कंप्लीट नंबर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। फिर आप LHL ये लिखोगे, फिर ए से जरा छोटा, फिर ए से जरा छोटा डाल दोगे, ए कंप्लीट नंबर है, ध्यान देना। तो ए से जरा छोटा यहाँ आ जाएगा। अब बोलो जो पिछली बारी आप कह रहे थे, ए से जरा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर आएगा, अब उसे जेड मत बोलना, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर तुम्हें पता है ए है, तो इससे पिछला वाला इससे एक कम ही तो होगा। तो अब की बारी ए नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलोगे? ए माइनस। और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, ए पॉजिटिव सब बता दो भाई, ए पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, क्या बोलोगे? आगे दोनों अनइक्वल। और फिर खुद ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो एफ ऑफ ए निकालोगे, वो तो ए ही आना है क्योंकि कंप्लीट नंबर है। तो ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए पॉजिटिव का ए और ए नेगेटिव का ए माइनस, तीनों तो अनइक्वल है। ठीक है, दो इक्वल है, एक अनइक्वल है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस ए पे ए का मतलब इंटीजर हो गया, खत्म काम। कोई सा भी कर लो, बड़ा आसान लगता है, और सबसे अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं एनसीईआरटी में। नंबर लाइन जरूर दिखाइए, कंफ्यूजन है तो कह लेना। पहला क्वेश्चन कोई कर रहा है तो बताओ, दोबारा बोलना। ले लो, मना तो नहीं कर सकते, कोई अल्फाबेट है तो जेड भी है, ठीक है, लेकिन जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में भी यूज होता है इंटीजर, है ना। अब कहीं जेड का मतलब इंटीजर है तो कहीं नहीं भी है, किसी पार्ट में नहीं भी है, तो खुद ही ना कंफ्यूज हो जाओ, तो अल्फाबेट बदल लो, बेटर है। या तुम बहुत क्लियर हो, तुमने कोई गलती नहीं की, वो टीचर बेचारा कंफ्यूज हो गया, है ना। हर तरह का आदमी होता है ना चेक करने वाला भी, इसलिए पंगे मत लो। एक ए बिलोंग कर लिया भैया, सेकंड क्वेश्चन शुरू कर लिया मैंने, सारे रोक दो 1 मिनट, मेरे को करा दो फटाफट से। अब की बारी बोल दिया ए इंटीजर है, कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर पे हमें पता है ग्राफ शेफ फंक्शन कंप्लीट नंबर पे ब्रेक होता है, पता है। अब बस प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ए से जरा छोटे पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ए से जरा छोटे पे फंक्शन तो वही है, ए से जरा छोटा डाल दिया बस। अब हमारे लिए जो मेन सोल्यूशन है वही है, टीचर को भी दिखा रहे हैं कंप्लीट नंबर, यहां बोल देना ए कंप्लीट नंबर, ऐसे भी मार्क कर देना इंटीजर, बोला है ना ए इंटीजर, इंटीजर को बिलोंग। अब ध्यान दो, ए से जरा छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर, लेफ्ट कंप्लीट नंबर ए -1 क्यों आएगा? क्योंकि ए कंप्लीट नंबर है, तो उससे पिछला कंप्लीट नंबर अगर ये 4 है तो ये 3 होगा, 4 से कम 3 होगा, ए से कम ए -1 होगा, यानी ए नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? ए माइनस। ए से जरा बड़े पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ए से जरा बड़ा फंक्शन में डालना, डाल दिया। और ए से जरा बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर अब की बारी क्या आएगा? ए। तो बोलना चाहे तो बच्चा यहाँ भी बोलते हैं LHL RHL नॉट इक्वल है, यानी डिसकंटिन्यूअस हो गया है, लेकिन आप तो हमेशा पूरा ही करा करो फंक्शन की एग्जैक्ट ए पर वैल्यू और एग्जैक्ट ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि वो कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद वो होता है। तो यहाँ RHL और फंक्शन की ए पे वैल्यू तो बराबर आई है, लेकिन ये LHL के इक्वल नहीं, मतलब तीनों तो इक्वल नहीं, यानी डिसकंटिन्यूअस हो गया ए पे, ए का मतलब इंटीजर पे। कोई दिक्कत है तो बोल, तेजी से कर लो, तेजी से, अपने आप से करना, मजा बनेगा। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल ए, ए का मतलब है इंटीजर्स,
दिक्कत है तो वो। अब आ जाओ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। इसने अब ये वाला जैसा दिया ऐसा एक एग्जांपल भी है, इसी तरह से थोड़ा बहुत सोच के होगा। अगर आपको ध्यान आता हो 11वीं में हमने इस फंक्शन का भी ग्राफ, इन दोनों के भी ग्राफ बनाए थे। ग्राफ हमने x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का भी बनाया था 11वीं में, बस 3 का ही बनाया था पूरे साल में, चौथा कोई बनाया नहीं था, क्योंकि तीनों क्वेश्चन 12th में आने थे। ध्यान से देख लो। अब जिन्होंने मेरे साथ 11वीं काम नहीं किया या जो पढ़ा भी हो तो साल में एक बारी वाली बात याद भी नहीं रहती भाई। तो जितनी मैथ्स तुम्हें 12वीं में निपटानी है सीयूटी तक, उसमें दो बातें ध्यान रखना जिससे बाद में क्वेश्चन जल्दी होंगे आपके। हर चीज प्रूफ थोड़ी करोगे आप। ध्यान से सुनो कि सिर्फ ग्रेट, ये भी बना भी लेना चाहिए, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है, इसे हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। और ये कंप्लीट नंबर पे आपको दिख रहा है ब्रेक होता है और डेसिमल नंबर पे लगातार। ठीक है, ये तो बात अभी हुई थी, प्रूफ भी सीख लिया। लेकिन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ ये पता होना चाहिए, ध्यान देना, क्योंकि सिर्फ कॉन्टिन्यूटी नहीं है, अभी बहुत सारे एमसीक्यू है, डिफरेंशिएबल है, इन्हीं के बारे में पूछ लेगा, डिफरेंशिएबल कहाँ है कहाँ नहीं है, और सिर्फ एमसीक्यू है। प्रूफ करने में तो ना नहीं याद आ जाए, लेकिन तुम्हें ग्राफ की शेप पता है ना, 1 सेकंड में बोलता है बच्चा, जब टीचर ने पढ़ा दिया हो कि कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल। अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, मैं कह रहा हूँ लेकिन पहले ग्राफ तो याद करो। अब मैं मतलब हर चीज का ग्राफ बनाने पे नहीं जा रहा कि और टाइम लगाऊं, बस शक्ल याद कर लो कि इसके अलावा कुछ नहीं आपके पास मैथ्स में। ठीक है जी, इसका ग्राफ ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे ही मतलब आगे भी ऐसे ही चलता चलेगा, पीछे भी ऐसे ही चलता रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू ये या 1 पर जाकर लैंड करेगी, 1 नहीं आ सकती उससे छोटी, ऐसा कुछ चल पाता है। ये बात क्लियर है। अब देखो ये भी बीच में -1 से 0 के बीच में डेसिमल नंबर पे ग्राफ लगाता है, कंप्लीट पे ब्रेक हुआ, कंप्लीट पे ब्रेक हुआ, डेसिमल पे कॉन्टिन्यूस और कंप्लीट पे ब्रेक हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई। दोनों शेप जरा रटाफिकेशन हिसाब से बना लो साइड में, छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर, कि दोनों का ग्राफ कैसा होता है। और एक छोटी सी बात अभी के लिए सुन लेना, जिसे हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी रटने के हिसाब से सुन लेना कि बड़े सारे एमसीक्यू, मान लो कल ही पेपर है, अभी हमने पढ़ाया भी नहीं, तब भी तुम एमसीक्यू तो ठीक कराओ। ओके, इधर देखो, बहुत प्यारी बात है, जो बच्चे साइंस वाले हैं ना वो थोड़ा सा ध्यान से सुन पाए तो जो आपको बहुत एक कंफ्यूजिंग बात रेट ऑफ चेंज वाले टॉपिक में रहती होगी कि बहुत कुछ आप जितना मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा सोच पाते होंगे, साइंस में आप एक्स्ट्रा पढ़ते ही होंगे, लेकिन काफी चीजें गैप रहती होंगी आपकी। वो गैप अगर आप दिमाग लगाओ तो शायद पूरा हो जाए। ध्यान से सुनना, सभी सभी ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ अभी हम 12th में पहला टॉपिक कॉन्टिन्यूटी पढ़ा हमने, एनसीईआरटी के रैंक पे पढ़ेंगे ऑर्डर पे। उसके बाद 5.2 से लेके मिसलेनियस आपने डिफरेंशिएशन करना सीखा, सब रट ही रहे हो भाई। ठीक है, शुरू में थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो जाता है तो फिर तो बच्चा रट ही रहा है, कॉन्टिन्यूस चेक करना है, एलएचएल आरएचएल एफए निकाल रहा है, डेरिवेटिव करना है, रटे हुए फॉर्मूले डाल रहा है, वो क्या रहा है भाई, पर्पस क्या है इस पूरी चीज का। आप ध्यान से सुनना, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, लगातार बन रहा है, अगर लगातार बन रहा है और जितने स्पैन पे जिस जिस एक्स की वैल्यू पे वो लगातार बना, तो मे भी वो उन सभी बातों पे डिफरेंशिएबल। मैं नहीं कह रहा पक्का होगा, मैं कह रहा हूं अगर जिस, मान लो ये ए से बी के बीच में ग्राफ लगातार बन रहा है, एक्स ए से बी के बीच में ग्राफ टूटा ही नहीं, कॉन्टिन्यूस है, तो अब पॉसिबल है कि अब ये ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल हो सकता है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, चेंजेस नापने हमें कि एक्स में कोई चेंज कर रहे हैं तो वाई में कोई चेंज है तो वो क्या है। तो एक्स में चेंज कर देने से जो वाई में चेंज आता है वो चेंज आप निकाल ही बाद में पाओगे, निकाल ही तब पाओगे जब पहले उस पूरे इंटरवल पर वो ग्राफ क्या हो, कॉन्टिन्यूस। तो हम चेंज नाप सकते हैं। तो देखिए 5.234 तो हमने रट के कर दी, डेरिवेटिव फॉर्मूले रट रट के।
लेकिन डेरिवेटिव अगर चेक करने की बात होती कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो पहले में क्या चेक करना चाहिए, उस पूरे इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूस भी है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कॉन्टिन्यूस होने से डेरिवेटिव पक्का हो जाता है, मैं कह रहा हूं कॉन्टिन्यूस हो तो शायद डेरिवेटिव हो सकता है, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो भाई नहीं। जैसे ये ग्राफ कहां कहां ब्रेक हो रहा है, अब एमसीक्यू तैयार कर लो, कंप्लीट नंबर पे ब्रेक हो रहा है, कंप्लीट नंबर पे डिफरेंशिएबल नहीं है, पक्का नहीं है, बाकी है कि नहीं है वो मैं कह ही नहीं रहा, लेकिन कंप्लीट नंबर पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये ग्राफ कहां कहां ब्रेक हो रहा है, कंप्लीट नंबर पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई भैया। तो इसलिए पहले में कॉन्टिन्यूटी पढ़नी पड़ती है कि किसी खास पॉइंट पे हम रेट ऑफ चेंज निकाल पाएंगे क्या, चेंजिंग रेट नाप पाएंगे, डेरिवेटिव नाप पाएंगे क्या, वहां पहले कॉन्टिन्यूस होना बड़ा जरूरी है। फिर कंडीशन सिर्फ कॉन्टिन्यूस होने से ही नहीं होता, फिर कंटिन्यूस हो लेकिन स्मूथ कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, ये बातें मैथ्स में फिजिक्स में नहीं बोलनी होती है हमें, नॉर्मली स्मूथ कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ऐसा कॉन्टिन्यूस नहीं चलेगा। ठीक है, ये नुकीला पॉइंट हो गया। ठीक है, बहुत बड़ी बात कहूंगा, फिर कह रहा हूं जितने मर्जी फन्ने खाओ, ये बात कभी नहीं पकड़ में आनी थी, आएगी तो अभी आएगी 2-4 क्लास के। ठीक है, स्मूथ ग्राफ हो, कॉन्टिन्यूस तो है ही, तो स्मूथ ग्राफ पर आप रेट ऑफ चेंज नाप सकते, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज नाप लो कि यहां पर एक्स में जरा सा बदलाव करेंगे तो वाई में क्या चेंज आएगा, और वो चेंज एक फिक्स चेंज हो। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे नाप लो, क्योंकि अब अगली बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आएगी तो पढ़ते पढ़ते अपने आप आएगी किसी भी, क्योंकि हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही वो कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन स्मूथ कर्व नहीं है, शार्प पॉइंट आ गया, नुकीले पॉइंट पे चेंज हो गया, तो यहां से एक टेंजेंट ही पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो यहां डिफरेंशिएबल ये नहीं होता, रेट ऑफ चेंज फिक्स ही नहीं है। ठीक है, इसी पॉइंट पे 50 तरह के चेंज होते हैं। ठीक है, जाने दो, अब ये बात मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि मैं बार बार बोलता रहूं, लेकिन शायद मैं 2-4-5 बारी बोलूंगा तो थोड़ा सा अच्छा वाला फील आपको आ ही जाएगा करते करते। ठीक है, तो अभी अभी के लिए लिमिट करते हैं बात को, सीधी बात, हम तो कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं सर, ये दोनों ग्राफ हमें पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कंप्लीट नंबर पे ग्राफ ब्रेक होता है, तो तुम्हें एक बात पता लग गई है कि कंप्लीट नंबर पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है लेकिन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। हो गया एमसीक्यू तैयार। फिर तुम्हें एक बात और पता लग गई, वाई इक्वल मॉड ऑफ एक्स, सबने खूब पढ़ रखा है, ये जीरो पे जीरो हो रहा है, ध्यान देना, जहां जीरो हो रहा है ना वहां ये टर्न मार के जाता है, ऐसे वी शेप ग्राफ होता है, रट लो इस बात को। और जहां टर्न मारता है बोलो वो स्मूथ पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, कर्व है वो, या शार्प पॉइंट है, तो बोलो यहाँ डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, नहीं होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस है। अब ये लास्ट में मैंने क्वेश्चन अभी मिसलेनियस में छोड़ के आया हूं, उसने बोला एग्जांपल दो, एक ऐसा फंक्शन बताओ जो एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो लेकिन वहां डिफरेंशिएबल ना हो, तो मैं एग्जांपल ये दूंगा कि ये जीरो पर कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं। ये बात क्लियर हो गई। वो बोलता है एक ऐसा फंक्शन का एग्जांपल दो जो दो पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, मैं एग्जांपल ये दूंगा, ये वाला जीरो पर जीरो हो रहा है और ये वाला वन पर जीरो हो रहा है। आपको सबको अगर 11वीं आपने थोड़ी भी पढ़ी और नहीं पढ़ी तो अभी ये बस रट लेना, तो हमने दो लीनियर मॉड 11वीं में 2-4 बारी 5 बारी ग्राफ तो बनाया ही था, और हमने ये रट लिया था करते करते कि इसका बास्केट शेप ग्राफ आता है दो लीनियर। ठीक है, और बास्केट शेप में भी देखो ये दोनों नुकीले पॉइंट है, नुकीले पॉइंट है यानी डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूस तो, बस इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। बच्चे बोले 11वीं में नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, जान दे कुछ नहीं पढ़ना है, बस ऊपर ऊपर से बस इतना इतना ध्यान दो जितना मैं कह रहा हूं। ठीक है, यहां बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, बहुत सारे एमसीक्यू है। ठीक है, तो इसमें जो नोट बनाने हैं आप तसल्ली से बैठ के ग्राफ की एक आधी ये शेप बना लो, इसमें क्या, जैसे ऐसे लिख लिया कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल जीरो, भाई जीरो पर तो कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल जीरो। ठीक है, लिख दिया, क्योंकि जीरो क्या है, शार्प, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ऐसे यहाँ कुछ नोट बनाना है तो बना के रख लो, बहुत सारे क्वेश्चन है, बस ये नॉलेज होनी चाहिए। फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कितने भी तुम फिजिक्स के मास्टर हो ना, मैथ्स में तो हम कहीं तो छोड़ेंगे ना, आगे तो फिर फिजिक्स में जाके उसको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। कितने मास्टर होंगे तुम्हें, तुम्हें क्या पता है कि सर्कल पे जो टेंजेंट है वो रेट ऑफ चेंज नापता है, सर्कल पे जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज नापता है। ठीक है, नहीं पता होगा शायद, तो नहीं पता होगा। ठीक है ना,
क्वेश्चन तुम्हारे लिए बात बोल रहा हूँ, जैसे कि कर्व है, तो कर्व पे तो ये 10th में हमने पढ़ा ही है, हर पॉइंट पर एक सिंगल टेंजेंट पॉसिबल होता है, एक से ज्यादा नहीं बना सकते। और टेंजेंट का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, डेरिवेटिव पॉसिबल है, रेट ऑफ चेंज निकलेगा। दोनों बिल्कुल सेम बातें हैं, ठीक है। और नुकीले पॉइंट पे तो कर्व है ही नहीं, तो टेंजेंट तो बनेगा ही नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, बस तुम्हें अब ये मैच करना है कि वो टेंजेंट और डेरिवेटिव सेम कहाँ है, ये तुम्हें ढूंढना है, ठीक है। तो कल को किसी भी फंक्शन की शेप पता है आपको, और वो स्मूथ कर्व चल रहा है, तो वहां पर किसी भी पॉइंट पे बोले डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो स्मूथ कर्व है ये पता है, तो वहां एक टेंजेंट पॉसिबल है यानी डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, बड़ा इजी हो जाता है सोचना। बन गई बात, हटा दें। अब भैया वापस आ जाइए, एक बार सारे मिलके ये वाला करा दो, प्रूफ में लिखना है ना आपको मेरे को, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, पेन मत चलाइएगा। जी एक्स इज इक्वल है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आया एनसीईआरटी में 19 नंबर पे, बोल रहे डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। कहां पे दिखाना है, ठीक है, वो बीच में कट हुआ पड़ा है, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट आएगा। ठीक है, सारे इंटीग्रल इंटीजर पे, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर पे ग्राफ ब्रेक होता है, हमें पता होता भी है, ग्राफ बनाना भी आता है, बोल रहा वही प्रूफ कर दे। तो प्रूफ कैसे करूंगा, आप सारे आ जाओ। ठीक है, बोलो ए को क्या अज्यूम करोगे, ऑल इंटीजर। और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना लगे, ट्रिक आपको बताई थी, कंप्लीट नंबर तो बार के ऊपर आते हैं, तो वहां लिख लो आप। और अब नॉर्मल है आपका, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकलवाओ, सारे निकलवाओ, आ जाओ। ए से जरा छोटे पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ए से जरा छोटे पे फंक्शन उठा लो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, और अब ए नेगेटिव को रूल आउट मत करना, ए से जरा छोटा डालेंगे हम, क्योंकि ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग होता है, ए से जरा छोटे का अलग हो भी सकता है। ठीक है, तो हर जगह ए नेगेटिव डाल दिया, लेकिन बहुत ध्यान से कंसेप्ट सुनना, रटना मत, रट के तो तकलीफ हो जाएगी। एक होता है मैथ्स में ध्यान से सुनना, एक होता है थ्री नेगेटिव, एक होता है थ्री नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मान लो मेरे को दोनों सॉल्व करने, यहां तो मैं ऐसे बोल दूंगा बेटा थ्री से जरा छोटा, जरा आप ही बता दो क्या है, किसी भी बच्चे से पूछूंगा, बच्चा मेरे को बोलेगा भैया 2.9999, तीन से जरा से छोटा 2 पॉइंट इनफाइनाइट वाली 9, तो मैं बोलूंगा कुछ और तो नहीं है ना, बोलो चल रहे नहीं, तो ये तो लगभग लगभग तीन ही हो गया, 2 पॉइंट इनफाइनाइट वाली 9 तो लगभग लगभग तीन ही हो गया, तो इसमें कुछ और क्योंकि करना नहीं था, तो लिख दे तीन भाई। लेकिन जैसे ही आएगा तब मैं ये नहीं कह सकता ना ये तीन है, क्योंकि थ्री नेगेटिव नहीं लिखना है, थ्री नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, तीन से जरा छोटा 2.9 और 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वहां तो बात बदलनी पड़ेगी ना, तो ये इतनी छोटी सी बात है जो हमें वहां लिखनी है। ठीक है, अब आ जाओ, बोलो ए से, ए कोई कंप्लीट नंबर है, ये मत छोड़ना, पहले ए कोई कंप्लीट नंबर है। ठीक है भैया, उससे जरा सा छोटा नंबर लो, ये ले लिया, उससे जरा सा छोटा नंबर, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ी करना है तुमने, तो ए से जरा छोटा तो नंबर, ए से जरा छोटा या ए, वो तो एक ही बात है, वो तो यही लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब यहां जाओ, यहां है ए से जरा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आप ए से जरा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर समझदारी से बोल देना, जेड बोलू या ए माइनस, पक्का ए माइनस वन बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये ए है तो उससे पिछला तो ए माइनस वन है। ठीक है, तो ये ए माइनस वन आ गया, सिंपल। और अब आ जाओ ए माइनस ए माइनस माइनस प्लस वन, ये कट गया, यानी एलएचएल आपका क्या आ गया भैया। अब आप आरएचएल पे आ जाओ, ए से जरा बड़े पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए से जरा बड़े पर ये फंक्शन तो वही है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहां आप लिमिट पुट कर दो, ए पॉजिटिव माइनस ए पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर, करवाओ भाई, मिल जाओ सारे। ए कंप्लीट नंबर है, बेस से जरा बड़ा, उसके राइट आ जाएगा। ठीक है, यहां तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, जैसे थ्री से जरा बड़ा, 3 पॉइंट इनफाइनाइट वाली जीरो फिर वन, तो 3.0001, ये तो लगभग तीन ही है, इसमें तो कुछ और तो करना ही नहीं है ना, तो इसको तो आप तीन यानी ए ही बोल दो। और अब यहां बोलो ए से जरा बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर बोलो, वो भी क्या आएगा। ठीक है भैया, यानी ये फिर क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट वन, राइट हैंड लिमिट जीरो, तो डिसकंटिन्यूअस तो अभी हो गया, लेकिन हम तो तीनों ही चीजें निकालेंगे। अब फंक्शन की ए पर भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फंक्शन की ए पर वैल्यू ए डाल दो, हर जगह एग्जैक्ट ए डालना है, ए कंप्लीट नंबर है, सेम ही है, कंप्लीट नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कंप्लीट नंबर ही होता है। आरएचएल और एफ सेम आया होगा, लेकिन एलएचएल, यानी ये डिसकंटिन्यूअस है ए पर, और ए का मतलब कोई भी कंप्लीट नंबर। कहानी क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन है तो ये जीरो, हाँ हाँ हाँ,
मैंने फंक्शन को एफ बोल दिया जबकि नाम उसका जी है, तो जियो फेल। धन्यवाद। खुद कर पा रहे हो, मजे की बात यह है जो भी खुद ट्राई करता है वो बहुत अच्छा सीखता है। बार बार चेक करो, पूरा सोचो, कंफ्यूजन है बोलो, नहीं तो खुद करो, फिर करना खुद ही। ये लो बच्चों, सेंट थॉमस वाला बच्चा पेपर ले लो। सारे करे सुंदर है जी, गलत तुम्हें लग रहा है ना अभी तो, क्या पता मैडम निकाल दे। लेकिन काम ऐसे मत तैयार करना, ऐसा पेपर नहीं आता है, तो बस बना दिया टीचर ने। बहुत ही हल्का पेपर है। तो लिख देते हैं भैया, आर एच एल इक्वल है जी ऑफ ए बट नॉट इक्वल है एल एच एल, implies that function is discontinuous at x इक्वल ए, और ए का मतलब है ऑल इंटीजर, सभी कंप्लीट नंबर पे ग्राफ ब्रेक होगा। 3 क्वेश्चन का है, पूरा एक इंपॉर्टेंट फैमिली है ये, एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है। अब इसका चौथा भी देख लो, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है। बोल दो हर्षिव। चौथा मेरे से पहले करना, जो सही लिख पाएगा उसके कुछ भी गलत नहीं होना जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड तक या सीयूटी डोमेन तक। सामने देखो, बस इसमें एनसीईआरटी में लिखा था ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, ठीक है। बस अब हम ये लिख देते हैं, डिसकंटिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस दिखाना है एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट। सोचना सब वैसे ही है जैसे मैं 3 क्वेश्चन में सिखा चुका हूं, ठीक है। बस ए को डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर लिख लो, ए डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर लिख लो, मतलब डेसिमल नंबर है। और ए को बीच में चमका के वैसे ही सोच लो जैसे सोच रहे थे, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा और सही लिखेगा, ठीक है। 2 मिनट दे दिए, ट्राई जरूर करना। चारों फाइनल होंगे, अगर आपने गलत किया तो भी बस एक बार ही देख के गलती ठीक करनी होगी, और ज्यादा बच्चे तो ठीक ही करने वाले हैं। फटाफट करिए। अटेंडेंस बोल दीजिएगा। आरव, प्रेजेंट सर। आस्था, अभिषेक, आदित्य, अनामिका, अनिमेश, अंकित, अंश, दृष्टि, चित्रांश, दिवाकर, इमोन, गर्वित, गौरांगी, ग्रंथ, हर्षिव, इशप्रीत, आदित्य, जिया, जिया बंसल, कर्मन्या, खुशी, किशन, निखिल, निकिता, प्रणव, प्रांजल, रोहन, सानवी, सभ्या, समीर, सत्यम, श्रेया, श्रेया माजी, सिद्धार्थ, सौंदर्या, सुखबीर, ताविशी, तिष्ठा, उत्कर्ष, वंश, वंश्री, व्योम, यंशु। कर दो बच्चों, फटाफट से कर दो।
नंबर लाइन ले लोगे तो कोई गलती होगी नहीं, आराम से ही सोच पाओगे। ए कंप्लीट नंबर नहीं है तो बार के ऊपर तो लिखोगे नहीं, बीच में लिख दोगे डेसिमल नंबर है ऐसा बोला, इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, एक सेकंड सामने देख लो सारे बच्चे, पूरा बैच छोड़ दो बीच में ही। ए कंप्लीट नंबर नहीं है, देखो ए से जरा छोटे पे फंक्शन, ए से जरा छोटे पे फंक्शन उठा लिया, डाल दिया ए से जरा छोटा। अब यहाँ आ जाओ, देखिएगा ए से जरा छोटा नंबर या ए, वो तो बात सेम ही हो गई, उसका तो कोई ऑपरेटर तो है नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर भी सॉल्व करना है, तो उसको तो ए लिख दो। और ए से जरा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर, वो ए -1 नहीं होगा। एक बाद में ना, क्योंकि क्वेश्चन तो आ गया, इतना भी खास नहीं है, तो स्पीड आ जाती है बच्चे का कि सोचता नहीं है, और जल्दबाजी में इस वाले क्वेश्चन में इसे ए -1 लिख देते हैं। ये ए मान लो डेसिमल नंबर है 2.3 है, तो 2.3 में एक कम किया तुमने तो तुम 1.3 पहुंचोगे, कंप्लीट पे नहीं पहुंचोगे, जबकि तुम्हें लेफ्ट कंप्लीट लिखना है, तो तुम्हें अलग से वो जेड डिफाइन करना पड़ेगा, ये ध्यान देना, ये एरर मत कर देना। ठीक है, तो ए से जरा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ए से जरा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका जेड आ जाएगा, यानी ए माइनस जेड आ रहा है। चल ए से जरा बड़े पे फंक्शन वही है, ए से जरा बड़ा डाल दिया, बस मीनिंग बदला हुआ है वो चेक करना है। ए से जरा बड़ा ये आ गया आपका, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर, सॉरी यहाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है नहीं, ए से जरा बड़ा है, एक ही बात है, ए से जरा बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर जेड, ये भी ए माइनस जेड आ गया। और फिर फंक्शन में आप ए डालोगे, ध्यान दो ये तो ए है ही है, और ए जो कि डेसिमल नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर, वो भी जेड आ गया। लो जी, सारे इक्वल आ गए। ठीक है भैया, यानी ये कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, बात क्लियर है, कर दो फटाफट से। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल ए डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर है, उस पर कॉन्टिन्यूस। किसने राइटिंग परफेक्ट की है? बढ़िया। सारा काम जो बहुत आसान है नंबर लाइन से है, नहीं तो तकलीफ दे देगा ये क्वेश्चन किसी भी और तरीके से बोलने। आ जाओ बच्चों, होमवर्क दिखा दो, ऑनलाइन आ रहा, लीव कर जाना भाई। छुट्टी क्यों की कल? उसमें मैं गया था ट्यूशन लेने। नहीं, मैं तो जनरल बोल रहा था, कल ले आई हो। छुट्टियां क्यों? गलती हो गई।
कल वाला हो गया? नहीं ना, कल तो छुट्टी करी। आरव भाई क्लास ओवर हो गई भाई, लीव कर सकते हैं। गुड इवनिंग बच्चों। आज तो आप टाइम से आ रहे हैं? कहाँ पढ़ते हो? टीचर का नाम बताओ। कितने बच्चे पढ़ते हैं साइंस में? 50 बच्चे एक क्लास में? 40-50 स्टडी पॉइंट। ठीक ठीक ठीक। स्टडी पॉइंट। उनके ऑनर कोई राजीव है? फीस कितनी लेते हैं? 5000। 1000 इंटू 5 ही होंगे। कितनी देर पढ़ाते हैं रोज? रोज रेगुलर होते हैं क्लास? 6 दिन? 3 दिन? बाहर सोते रहते हैं सब आराम से है। यही ध्यान नहीं, क्लास शुरू हो।